खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक के बाद पीएम मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सेना को कार्रवाई के लिए पूरी छूट देते हैं, फैसला लेने के लिए सेना स्वतंत्र है, आतंकवाद का करारा जवाब देंगे, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, करारा जवाब देना हमारा संकल्प, समय और लक्ष्य सेना को तय करना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक हुई है पीएम आवास पर, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक का हिस्सा रहे, सीडीएस मौजूद रहे, एनएसए मौजूद रहे इस बैठक के दौरान। अपराजिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? एक बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक के बाद सेना को खुली छूट भी दे दी गई। बिल्कुल, देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके की बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ भारत लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, यानी उनकी अध्यक्षता में आज पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, इसके साथ साथ रक्षा सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केके पाटिल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो मीटिंग लगभग 2.5 घंटे के आसपास जिस तरीके से चली है और जिस तरीके से अगर अभी की हम बात करते हैं, यानी ये मीटिंग समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। वहीं इस मीटिंग से पहले की अगर मैं बात करती हूँ, यानी इस मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग से पहले जिस तरीके की एक बड़ी अपडेट सामने आई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को करारा झटका देने के लिए एक अपर हैंड दे दिया है। यानी कहा है कि हमारा संकल्प है कि आतंकवाद को एक करारा झटका दिया जाए, जिसके लिए अपर हैंड दे दिया गया है, यानी हर संभव प्रयास किया जाए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। इसके साथ साथ सशस्त्र बलों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, विश्वास जताया और ये वक्त जिस तरीके से एकता का जरूर है और साथ साथ मनोबल बढ़ाने की भी जरूरत है। जिस तरीके से एलओसी की अगर बात कर लेते तो लगातार पाकिस्तान के द्वारा एक कायराना जिस तरीके से हमला लगातार किया जा रहा है, वहीं इंडिया के द्वारा भी उसे रोकने की पूरी प्रयास की जा रही है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है, मगर लगातार एलओसी पे जिस तरीके से पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक करारा जवाब भी हिंदुस्तान के द्वारा उन्हें देता हुआ नजर आ रहा है इंडियन आर्मी। तो इस पर भी विश्वास जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य, यानी हमारी जो प्रतिक्रिया है, तरीका है, लक्ष्य है, वो समय तय करने की पूरी परिचालना स्वतंत्रता है। यानी उन्होंने पूरा अपर हैंड जिस तरीके से दिया है और लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। यानी जिस तरीके से अगर कल की हम बात करते हैं हितेंद्र, कल 4 अहम बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली में। इससे पहले उच्च स्तरीय मीटिंग लगातार देखने को मिल रही है। चाहे गृह मंत्रालय की बात कर ले, आज गृह मंत्रालय में भी बैठक हुई है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जी, और इस बैठक के बाद क्या कुछ माना जाए कि क्योंकि लगातार अपराजिता तमाम जो उच्च स्तरीय बैठकें हैं वो लगातार चल रही हैं, चाहे गृह मंत्रालय के स्तर पर हो, सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो प्रमुख हैं उनके साथ भी बैठक हुई है, उसके अलावा पीएम के आवास पर ये बैठक हुई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग हुई है, यानी जिससे पहले फिर गृह मंत्रालय में भी अहम मीटिंग हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम मीटिंग हुई है। महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है सीपीएस मीटिंग से पहले और कैबिनेट मीटिंग से पहले जिस तरीके से ये मीटिंग खुद में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसके अलावा भी लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। यानी अगर कल की भी बात करते हैं तो कल भी काफी महत्वपूर्ण मीटिंग देखने को मिली थी। चाहे इसके अलावा अगर हम एक तो जिस तरीके से मिलिट्री अगर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो उस स्तरीय मीटिंग उधर भी हो रही है। इसके अलावा डिप्लोमेटिकली हम बात करते हैं, उधर भी विदेश मंत्री लगातार जिस तरीके से डायलॉग करते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग डिप्लोमेट्स, अलग अलग कंट्री के डिप्लोमेट से। तो लगातार पूरा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान को करारा इस बार। बिल्कुल अपराजिता, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इसी बीच हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सोढ़ी जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जय जितेंद्र जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। जय हिंद सर। सर, किस तरह से देख रहे हैं आतंकी हमले के बाद लगातार उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं और अब तो प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ जो बैठक की उसमें फ्री हैंड दे दिया है सेना को? बिल्कुल, भारत सरकार ने सही और सटीक निर्णय लिया है कि भारतीय सशस्त्र बल जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना को पूरी खुली छूट दे दी है
ताकि अपने ऑपरेशन को प्लान करें, एग्जीक्यूट करें और पाकिस्तान को मुंह और करारा जवाब दिया जाए। हमें याद होगा 5 साल पहले तीनों शस्त्र बल के अंग आते हैं, सेना, वायुसेना और नौसेना, और अब हम देखेंगे कि उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट क्रिएट हुई वो कितने भारत के लिए फायदेमंद और मुनाफे वाली रहेगी, क्योंकि अभी 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा जो कि तीनों अंगों को कोऑर्डिनेट करेगा और पाकिस्तान पे काफी गहरा प्रहार पहुंचाएगा। बिल्कुल, क्योंकि तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की है और काफी लंबे समय तक ये बैठक हुई है। जिस दिन आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही लगातार इस तरह की जो बैठकें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या मान रहे हैं आप सोढ़ी साहब, किस तरह की कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जाएगी? क्योंकि तमाम बातें चल रही हैं कि युद्ध भी हो सकता है, पीओके पर भी कब्जा कर लेना चाहिए, और सिर्फ आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की तमाम बातें अलग अलग जिसके जितने मुंह उतनी बातें जो है वो कही जा रही हैं फिलहाल। लेकिन क्या कुछ समझा जाए अब सेना की तरफ से, किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल सकती है? देखिए जितेंद्र जी, भारतीय सशस्त्र बल के पास कई प्लानिंग होती है, कौन सा ऑप्शन लिया जाए, किस वक्त लिया जाए, कितने प्रहार के साथ किया जाए। तो अभी जैसे पूरी खुली छूट मिल गई है तो तीनों सशस्त्र बल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे आपस में विचार विमर्श करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन सा सबसे अच्छा कार्रवाई होगी जिससे कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके और जिससे कि पाकिस्तान को दबाया जा सके, ताकि पाकिस्तान दोबारा पहलगाम टाइप आतंकवादी हमला भारत में ना कर सके। जी, लेकिन वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे क्या कुछ लग रहा है आपको? पाकिस्तान में कितनी बौखलाहट है भारत के इस प्रहार को लेकर के? क्योंकि उनकी तरफ से जो कायरता दिखाई गई, जिस तरह से मासूम लोगों को निशाना बनाया गया इस बार बड़े लंबे समय के बाद, इस तरह का कोई वाकया सामने आया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने का जो प्रयास किया गया है, उसको लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो घबराहट है। जिस तरह से उन्होंने उनके बड़े बड़े लोगों ने अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से भेज दिया है, या उनके सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनी रात को घर में नहीं सोते हैं, वो एक बंकर में सोते हैं, और पाकिस्तानी सेना के जितने उच्च अधिकारी उन्होंने अपने फैमिली बच्चों को विदेशों में भेज दिया। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक घबराहट तो है, क्योंकि वो पाकिस्तान जानता है कि भारत में कितनी सैनिक शक्ति है, और अगर सैनिक शक्ति को पाकिस्तान पे छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान की बहुत मुश्किल होगी। पाकिस्तान 1971 का वो लेसन भूला नहीं है, जब भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तो पाकिस्तान में तो डर और दहशत का माहौल तो है ही है जी। और जिस तरह की गीदड़ भभकियां लगातार दी जा रही हैं, परमाणु बम है, हमने कोई सजाने के लिए नहीं रखे हैं, इस तरह की बातें जो उधर से कही जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है। हमने भी आगे चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है। पाकिस्तान एक छोटा परमाणु बम हम पे डालेगा, हम 10 बड़े परमाणु बम डालेंगे। देखिए, कल ही सिपरी की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 172 हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास अधिकतर परमाणु हथियार हैं वो छोटे हैं, वो 3 किलोटन से कम है, यानी वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। भारत के पास सारे 172 परमाणु हथियार स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, यानी बहुत बड़ी उसकी क्षमता है। तो पाकिस्तान हम पे अगर 3-4 छोटे परमाणु हथियार डालता है, हम 3-4 बड़े परमाणु बम वहां छोड़ देंगे, आधा पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान की जो ये बौखलाहट है, ये जो गीदड़ भभकी, से निकलना कुछ नहीं है। बेसिकली उन्होंने अपने नागरिकों को इकट्ठे रखना है। उन्होंने जो आज पाकिस्तान 4 अलग उसमें बिल्कुल बटा हुआ है, वो बलूची अपने आप को पाकिस्तानी मानते, पठान अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। तो इस तरह पाकिस्तानी नेताओं की ये रणनीति है कि पाकिस्तान को इकट्ठा किया जा सके जिस तरह। तो क्या एक बार फिर से 1971 का जो वाकया वो यहाँ पर दोहराया जा सकता है? जिस तरह की स्थिति आप बताते हुए नजर आ रहे हैं, उससे क्या इसी तरह की प्लानिंग की जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की क्या प्लानिंग है वो तो मैं पता नहीं, क्योंकि मेरे को तो 11 साल हो गए रिटायर हुए हो, और जो ऐसी चीजें होती है वो सार्वजनिक डोमेन में नहीं होती। लेकिन मेरी निजी राय है कि अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटने का, तोड़ने का, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत भारत में आतंकवाद मचाया है, बहुत हमारे सैनिक और नागरिक मारे गए हैं, बड़े करोड़ों की संपत्ति पाकिस्तान ने बर्बाद की है। जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पर रहेगा वो भारत विरोधी गतिविधियां करता रहेगा। इसलिए अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान को 4 छोटे देशों में तोड़ने का। क्या लग रहा है सोढ़ी साहब, क्योंकि स्थिति बड़ी संवेदनशील है, कुछ भी कहना फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि सब कुछ गुप्त बातें होती हैं और सही भी है, पहले ही रणनीति का खुलासा करना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन क्या लगता है क्या युद्ध तक नौबत पहुंचेगी?
देखिए जितेंद्र जी, पब्लिक डोमेन में तो कुछ नहीं आता क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस बहुत ही गोपनीय होते हैं, वो तो जब कार्रवाई होती है फिर पता चलता है। लेकिन डेफिनेटली भारत सरकार जो भी कार्रवाई लेगी या सेना, नौसेना, वायुसेना जो भी कार्रवाई लेगी वो बहुत कठिन और कठोर कार्रवाई लेगी। जो इस वक्त 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का खून उबल रहा है, जिस तरह से ये इन्होंने खौफनाक और खतरनाक आतंकवादी हमला करवाया है पहलगाम में, तो भारतीय नागरिकों का जो खून खोल रहा है वो तो तभी शांत होगा जब पाकिस्तान में भी खून बहेगा। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा तो होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये तो हम नहीं जान सकते क्योंकि अभी तो हम सारे रिटायर्ड और सर्विस में भी हम अगर कुछ जानते हैं तो वो हम बता नहीं सकते हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा आने वाले समय में। बिल्कुल कुछ ना कुछ बड़ा होना भी चाहिए, कुछ ना कुछ बड़ा होना भी चाहिए, तभी कुछ शांति जो है वो देखने को मिलती है उसके बाद लंबे समय तक। लेकिन पीओके को लेकर के लगातार एक और लोगों की, देशवासियों की रहता है कि हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से ऑक्यूपाइड किया गया है उसको छुड़वा लिया जाए ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकतें की जा रही हैं, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। और अब तो माहौल, भले ही हमारा नुकसान हुआ, हमारे मासूम लोग वहां पर मारे गए, लेकिन अब जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो क्या पीओके को अपना पूरा कब्जा करने का प्रयास भारत कर सकता है यहाँ पर, या क्या कुछ अड़चने रहती हैं इस तरह के ऑपरेशन के लिए? देखिए, भारत के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। जब भी वो डिसाइड सेनाएं करेंगी क्या करना है तो करेंगी। डेफिनेटली मेरी राय में तो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर लेना चाहिए क्योंकि वो तो भारत का अटूट और अभिन्न अंग है, जिस पे पाकिस्तान ने 1948 से अवैध कब्जा किया हुआ है। तो जो हमारी धरती है उसको हम कैसे आप रहने पे 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान के कब्जे में, तो अब तो वक्त आ चुका है कि उसे हमें वापस लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये तो सेनाएं ही डिसाइड करेंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये सेना डिसाइड करेगी, सेना को फ्री हैंड मिल गया है और अब सेना जो भी फैसला लेगी वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, करारा तमाचा लगाने के लिए अब वो फैसला लिया जाएगा और बड़ा फैसला लिया जाएगा ताकि पाकिस्तान उस कार्रवाई के बाद सबक ले और इस तरह की नापाक जो हरकतें की जाती रही हैं अब तक वो ना हो। 23 अप्रैल आतंकिस्तान के खात्मे की रणनीति बनाई गई, फिर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई 24 तारीख को, फिर 25 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई और 28 अप्रैल को दिल्ली में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। 28 अप्रैल को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच भी एक अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई 29 अप्रैल को और 29 अप्रैल को ही गृह मंत्रालय में भी हाई लेवल बैठक हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो प्रमुख वहां पर मौजूद रहे और सीसीएस की बैठक 23 तारीख को हुई थी। अब 30 तारीख को भी एक और सीसीएस की बैठक होने वाली है। पहली जो बैठक हुई थी उसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें सिंधु जल समझौता जो है उसको स्थगित करने की बात कही गई, पाकिस्तान का जो दूतावास है वहां से कर्मचारी हटाने की बात कही गई और भी कई बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब देखना होगा कल की बैठक के बाद क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे।